हम्म। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे कि हम करते हैं कि हम हर एक एलुमनाई जो जिस जिस जगह पोस्टेड है जहाँ भी हैं वहाँ मिलते हैं, और आज हमारे बीच हैं अमरिंदर सिंह सर। मैकेनिकल वालों बच्चों को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं कि सर कौन है, बॉस कौन है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अमरिंदर सिंह बॉस 2009 के पास आउट है, मैनेट भोपाल से, मैकेनिकल ब्रांच से हैं। और बॉस अभी आप जैसा जानते हैं कि इन्होंने गेट भी लिखा और ईएस भी लिखा। तो बॉस आपकी गेट में कितनी रैंक थी? मेरी 18th रैंक थी गेट में। बॉस की गेट में 18th रैंक थी और ईएस में 31 रैंक थी। तो मैकेनिकल के टेक्निकल लाइन में तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं मैकेनिकल वालों को। और जैसा मैं बता दूं कि बॉस अभी बहुत समय से मेडी जी से जुड़े हुए हैं और मेडी जी से पढ़ा रहे हैं। मैं भी बॉस से ही पढ़ा हुआ हूँ और बॉस को जो पढ़ाने का तरीका है वो मैकेनिकल वाले तो सभी जानते ही हैं। तो आज हम बॉस से पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें। इसी बीच हमारे बीच है शुभम कुमार बॉस। बॉस 2017 इलेक्ट्रिकल में पास आउट है और बॉस का एक बहुत ही डायनेमिक, मैं कहूँगा कि एक तरह से रहा हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि हम करियर जब सोचते हैं बढ़ते हैं आगे कि हम कहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो बॉस थोड़ा सा बताइए आपने कैसे क्या शुरू किया और किस तरह आपका रहा। तो मैं 17 पास आउट हूँ। मैं उसके बाद मैंने वर्चुअल में जॉब करी थी, फिर यूपीएससी की तैयारी करने में दिल्ली आ गया था। तो 3 अटेम्प्ट दिए थे, प्रीलिम्स निकले थे, बट मेंस रुक गया बार बार। तो अभी फिर मैंने आईआईटी दिल्ली में एमबीए के लिए ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे बॉस ने जैसे बताया कि 3 अटेम्प्ट दिए और मतलब मेंस निकलना ऐसा नहीं है कि आप सभी जो सिविल्स की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि कितनी टिपिकल सी बात है। मतलब उसके बाद एक डिसीजन में चेंज लाना और करियर में स्विच करना कि यहाँ से यहाँ जाना, वो हम बॉस से जानेंगे कि कैसे ये सही डिसीजन लिया। और मैं अपने आप बारे में बता दूँ, मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी 2018 मैकेनिकल पास आउट। मैं अभी वर्तमान में डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। और तो मैं आज बॉस से पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, बॉस जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट हुए तो कॉलेज के बाद 2009 से 2024 और अभी 25 आने वाला है, उस जर्नी में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि गेट, ईएस, गवर्नमेंट जॉब से अब आप एक प्राइवेट वेंचर से जुड़े। तो बस इसमें आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारा एल्मा मैटर है कॉलेज, उस कॉलेज का कितना रोल रहा है पर्सनालिटी में, सारी चीज़ों में। तो आप क्या कहेंगे बॉस इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें नेशनल इम्पोर्टेंस का कॉलेज है हमारा, और दूसरा हमारे कॉलेज का एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर रहा है। रैगिंग हमारे टाइम में तो बहुत होती थी, उससे कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस लाने में, मेंटली टफ बनाने में काफ़ी उसने सहयोग किया। और दूसरा, जब आदमी थोड़ा सा जैसे कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि जब हम कॉलेज में एक तरीके से ऐसा ना, हम थोड़ा सा अपर पेडिस्टल पे अपने आप को समझते थे, तो उससे रिस्क लेना चीज़ों में ईजी हो गया। अब भले ही वो बेवकूफ़ी भी हो सकती है किसी के जीवन में, बट इट बिकेम ईजी टू टेक रिस्क। कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था मेरा भारत पेट्रोलियम, वहाँ कुछ टाइम काम करने के बाद अच्छा नहीं लगा, तो आई थॉट ऑफ लीविंग इट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ आया था मैं पढ़ाने के लिए आया था, जॉब के लिए नहीं आया था। बट मेडिसी में नहीं, दिल्ली में पढ़ाने के लिए आया। बट सर्कमस्टेंसेज ऐसे बने कि कुछ दोस्त तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन करी, हो गया सिलेक्शन, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले ही यहाँ पढ़ाने का मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस होते हैं हमारे, उनको शेप करने में मुझे लगता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत हेल्प करता है। तो जैसा अभी हमने बॉस से सुना कि कॉलेज, अभी बॉस ने एक ही आंसर में 3 चीज़ें कवर की हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मेंटल टफनेस। और इन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आप जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप दृढ़ निश्चयी होंगे और वो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को प्रभावित करेगा। तो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती है। बॉस मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे हमें आपने कई बार बताया कि आप मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई तो आप उस चीज़ को करने लग गए। आप बताए थे कि कॉलेज में भी आप पढ़ाते थे कुछ बच्चों को, फ्री में ही पढ़ा रहे, पैसे का ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कई बार ऐसा होता है बॉस, हम लोग कुछ चीज़ करते हैं, बट आज के ऐसे दौर में सभी लोग इतना मतलब हर चीज़ में हर लोग बहुत आगे हैं। तो वो जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है उस चीज़ को करना है, तो वो उस समय में आपने जिस माइंडसेट से किया वो माइंडसेट कैसा था, और फिर उसी चीज़ को आपने आज करियर बना लिया जो कि आप टीचिंग कर रहे हो। टीचिंग में बहुत सक्सेसफुल नाम है, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो वो सब माइंडसेट कैसे अचीव हुआ आपका, उस बारे में बताइए कि जो अच्छा लग रहा है मुझे यही करना है और फिर नहीं सोचना मुझे क्या मिल रहा है, और वो आज आपका करियर बन गया। बॉस देखो, मेरा जो मानना है पर्सनल, वो ये मानना है कि जब भी हमें किसी से बहुत ज़्यादा पूछना पड़ता है ना कि इधर जाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोल किसी एक रास्ते के पीछे फोर्स आपको नहीं दे रही है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, जैसे
अब पीछे मुड़ के तो हम कह सकते हैं कि ये इसलिए किया या इसलिए किया, लेकिन अगर मैं उस टाइम देखूं जब मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि एक ही मन था मेरा यही करने का और मैं वही कर रहा था। तो उसके बाद जैसे जॉब में गया तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये काम के लिए मैं नहीं बना हूँ। भले ही वो भारत पेट्रोलियम का काम था, अच्छा काम था लोगों के हिसाब से, बट मेरे को ही समझ में आ गया कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। तो वो अगर हमारे जो जूनियर्स हैं उनको अगर डिसीजन लेना हो कभी, तो आपको अगर बहुत ज्यादा किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़ रही है ना, तो एक्चुअली में फिर आपको सलाह लेने की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि आपके अंदर से जो ड्राइव आती है, तो फिर जब ड्राइव वो अंदर से आती है तो आप रिस्क लेते चले जाते हो और आपको रिस्क नहीं लगता है। आपको रिस्क जब तक लग रहा है तब तक इसका मतलब है कि आप आधा इधर झुके हो आधा इधर झुके हो, तो देन यू फील एज दैट यू आर टेकिंग अ रिस्क। अदरवाइज क्या है कि आपको जो लगता है कि ये करना चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन होता है आपके अंदर से आ रहा होता है, यही करना है, यही करते हैं। करेक्ट। तो जैसा सभी ने सुना ही है अभी आपने कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी और रिस्क आपको लग रहा है कि नहीं, तो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके लिए है जो कंफ्यूजन में है। जैसे हम सभी रहते हैं कभी ना कभी, और हम जब कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं कि यार ये लाइफ का पोर्शन छोड़ के इसमें जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि नहीं ये नहीं करना था, कुछ समय बाद हम वो करते हैं। वैसे मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है कि लाइफ का फेज आपका जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कॉलेज का 4 साल कैसे रहते हैं, कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो बस आपने कॉलेज में जब 4 साल थे तब आप क्या सोचते थे कि आपको क्या करना है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची क्यों बस, और जब आज आप कॉलेज के लगभग 11 साल हो गए आपको पास आउट हुए, मतलब अगर देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा, मतलब आज 25 है तो आप लगा लिया जाए तो 16 साल हो गए, बस 16वां साल। तो बस आप उस समय जो सोचते थे और आज जो सोचते हैं कहीं उसका इंटरकनेक्शन है, क्योंकि बस आप थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड जो भी मैकेनिकल में बहुत से पढ़े, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड जिनको क्लियर नहीं था उस समय हो गया, मतलब थर्मो के साथ साथ माइंड का भी आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान मिलता था। तो बस आपको क्या लगता है, आप कहते भी थे कि आप कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको लगता था बस कि वो चीज़ें जो मैं सोचता था और आज जो कनेक्टेड है। इस सवाल का एसेंस ये है कि क्या हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा पहले से तैयार हो रही होती है? बस थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। देखो, मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी लाइफ ना कहीं अनकवरिंग एक फिनोमिना है। अनकवरिंग का मतलब ये है कि परतें खुलती हैं और अंदर की परतें रिवील होती हैं। तो अंदर की परतें आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर भी क्या हो वो समय रिवील करता है, काल का जो चक्र है ना वो रिवील करता है आपको। तो क्योंकि अंदर पहले से है तो हमारी किसी बात में, हमारे किसी बिहेवियर में उसकी झलक तो मिलती है। अब जैसे पढ़ाने में मेरे को करियर बनाना है, शायद ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ ये जरूर पता था कि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं किसी डीपर लेयर से कनेक्ट हो रहा था ना अंदर, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था। अब वही मेरा करियर बन जाएगा ये नहीं पता था, बट बन गया करियर अब। और कॉलेज के टाइम तक तो देखो लाइफ का बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें नहीं पता होता। एक विजन होता है कि ठीक है यहाँ आए, मस्ती करेंगे, यहाँ से कोई नौकरी ले लेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। और आगे बहुत सारे लोग जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपने करी, हो सकता है शायद कॉलेज में सोचा भी नहीं हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, फाइनल ईयर में एक दिन बैठने का मतलब है कि बीच में बोतल भी थी, 3-4 लोग 5 लोग थे, तो उनमें से हमारा ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा था कि आगे कुछ तैयारी करनी चाहिए ऐसा कुछ। तो आई वॉज गिवन आई रिमेंबर, जिसने बोला था कि भाई देखो हम में से जितने लोग बैठे हैं यूपीएससी हम में से किसी की बस की बात नहीं, हमें पता है अपनी कैपेबिलिटी, तो बेहतर है कि जो हमारे बस की बात है वो उसमें जाना चाहिए। अभी मैंने तब बोला था, लेकिन बाद में नॉट सिविल सर्विसेज बट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने का बना और वो क्लियर भी हो गया। तो उस समय विजन ही नहीं था उनका कि ऐसा सोचेंगे या करेंगे, बट धीरे धीरे लाइफ अनकवर करती है खुद को, और वो चैलेंज भी आपके सामने आते हैं, तो आप जो सीखा होता है, जो समझा होता है, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। तो जैसे कि बताया कि लाइफ हमारी एक अनकवरिंग इवेंट की तरह होती है जो धीरे धीरे खुलती जाती है। जिक्र हुआ है थोड़ा तैयारी का, और सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का भी अगर देखें तो हमारे पास दोनों तरह के एक्सपीरियंस मौजूद है। देखिए क्या होता है, कई बार लाइफ में आपको ना वो चीज़ें, जो चीज़ें नहीं हुई होती हैं जिनके साथ, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे बस मैं थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करूँगा कि कोई मेरे से पूछता है कि यार टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर दे, तो मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज एनालिसिस करो, बट किसी को उसका मतलब डीप मतलब कोई समझाया नहीं आज तक। मोड़ा टेस्ट सीरीज एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने देखे सवाल ये मुझसे गलत है, ये मुझसे नहीं बना, बट आप उसको ये देखो कि आपने जो गलती की है
वो गलती आपकी कम हो रही है कि नहीं। वो क्या होता है, मार्क्स लोग देखने लग जाते हैं और उस एनालिसिस को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं कि उसको एनालिसिस करें कैसे, उसका मतलब क्या है। तो बस वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि कई बार होता ही है कि मेरे तो कॉलेज में 9 पॉइंटर है, मैं तो स्कूल में टॉपर रहा हूँ, मैं भी इसका शिकार रहा हूँ कि मैं सोचता था मैं तो टॉपर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा। तो मैंने शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे लगा गेट में मेरे पहले अटेम्प्ट में ही अंडर 100 रैंक है, रियलिटी थी 3000 रैंक है, वो वास्तविकता थी। उस वास्तविकता को बस मैं कुछ दिन तक स्वीकार नहीं कर पाया, लगभग 3 से 4 दिन। बाद में जब मुझे समझ में आया कि यार ये तो वास्तविकता है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इससे हम ये कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम हैं 0 लेकिन मान रहे हैं खुद को 10 दिखा। दुनिया 10 समझती है ना, बस स्कूल टॉपर है, कॉलेज में पॉइंटर है, हालांकि मेरे कॉलेज में नहीं है, बट दुनिया तो यही सोचती है ना बस। तो बस मेरा आप दोनों से सवाल है कि जब आप बहुत सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और जैसे कि आपने बताया आप 3 अटेम्प्ट दिए, मेंस तक गए, फिर उसके बाद और बहुत जैसे आपने भी लिखा है, तो इस तैयारी में एक जो माइंड में अपने खुद से द्वंद्व चल रहा होता है कि नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, लेकिन आप वास्तविकता में ये हो। तो उस द्वंद्व से अपने आप को कैसे संभाला जाए जिससे हम वास्तविकता में तैयारी में आगे बढ़ पाए, जिससे प्रोग्रेस दिखे। तो बस आप बताइए कि आपके समय में ऐसा होता था तो आप कैसे टैकल करते थे, जिससे आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो वैसे ही है कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो बेस्ट चीज वही, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो, जैसे बताया कि उसमें बताया कि टेस्ट सीरीज के थ्रू अब टेस्ट सीरीज देखते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा आप कितना इंप्रूव कर रहे हो उस चीज में। और दूसरा होता है कि जैसे कि आपने कुछ एफर्ट्स पुट किए, आप कोचिंग में हो, तो अब जैसे बहुत लोग हैं, आप उस कोचिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब वो तो बहुत बात की बातें हैं, क्या कर रहे हो, आपको छोटे छोटे स्टेप्स देखने हैं हमेशा, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। आपको विजन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे इंप्रूव करो, जो गलती है उनको सुधारते रहो, कुछ अच्छा हो जाएगा ठीक है, वरना मतलब लाइफ हमेशा दूसरा मौका देती है। जैसे कि मैं तैयारी करी सिविल सर्विसेज की, और देखो ये दोनों सक्सेसफुल लोग थे, दोनों रैंक अचीव करी, बट मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है ट्रैक ऑफ चेंज करते हैं, तो मैं MBA में आ गया। मतलब स्टक नहीं रहना कहीं पे, आपको मूव करते रहना है। वो कहावत है दौड़ नहीं मारे चलो, चल नहीं मारे तो रेंगो, बट चलते रहो, मूव करते रहो, बस वही है। तो बस कई बार आपसे भी यही सवाल है बस, आपने तो इस चीज़ को फेस किया अभी रिसेंटली कि जैसे बस मैं एक बार दे रहा था गेट, तो 2020 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, बट उस समय गेट में रैंक कुछ 6 यानी कोविड था, मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो आई फिल्ड एन MTech का फॉर्म भर दिया मैंने। तो जैसे बस आप कह रहे हैं, तो वो एक कौन सा टाइम है कि व्यक्ति अपने आप को ये कहे कि नहीं यार मुझे अब एक ऑप्शन जो है वो देखना चाहिए, कि आपने कई बार अच्छे, तो वो कैसे डिसाइड कर पाता है बॉस व्यक्ति कि नहीं, जैसे कई बार गेट में भी लोग फंसते हैं, मैं देखता हूँ बस 3-4 अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पाता, पीछे पड़े हैं। अभी कुछ लोग हैं जो 2017 के पास आउट हैं, स्टिल मैं बोला MTech कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, बट दे आर नॉट डूइंग, मतलब या तो मिल नहीं रही है, ट्राई करने बोले बहुत कम मिल रहा है, 30,000 24,000 के पैकेज अभी मिल रहा है, क्योंकि करियर शुरुआत नहीं हुआ ना बस। तो वो उस चीज़ को कैसे पता चलता है कि ये दिस इज इनफ फॉर मी, हाँ मैं आप करूँगा तो जॉब के साथ फिर कुछ करते करते, वो कैसे डिसाइड होता है? तो फिर ये वैसा है कि सबकी अपनी मेंटल स्टेट होती है। तो बहुत बार ऐसा होगा बैकिंग कैसी है आपकी, लेट से आप बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हो आप, तो आप 3 की जगह 6 दे लोगे आप, तो बट आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, बट जिम्मेदारियां ऐसे बढ़ती जाती हैं। जैसे मुझे लगा कि 3 अटेम्प्ट बहुत है, नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और देखना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा आपको, मतलब आप ऐसा नहीं इमोशनल बह जाओगे, आपको तो चीज से बबल तोड़ना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, इसके साथ साथ देख लेंगे। क्योंकि प्रिपरेशन जो करनी थी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि अब ऐसा ये कोई एग्जाम्स नहीं है कि जैसे कि आप 6 साल दोगे 7 साल दोगे कुछ नया पढ़ लो, कुछ नया सीख लोगे आप, मतलब ये तो ग्रेजुएट थोड़ा बहुत टाइम भी दोगे तो उससे भी आप कर लोगे। तो मतलब बेसिकली वैसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे जा रही है, आपके फाइनेंशियल कैसे मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ है, मतलब आपको जीना पड़ेगा इनके साथ, तो ये सब फैक्टर्स पड़ जाते हैं। तो बस इसमें जैसे सिविल्स का तो बस बताया बॉस ने अच्छे से, गेट और ES में बस ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी आपको देखेंगे आगे, और वो कई बार इस मेंटल स्टेट से होते हैं। तो बहुत सारे आपने वीडियो भी रिलीज करी मेडी जी में, आप पसेरा सर का मैंने देखा, इस सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे बहुत सारे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है, लेकिन उनका जो कोर है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्ट किया फाइनेंशियल अच्छे नहीं है और मैं खुद भी अभी मेंटल प्रेशर में, आई हैव टू मूव ऑन। आपने बताया बस वो एक जो कोर है सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो बस कैसे लाना है एक किसी भी मतलब जो विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहा है, वो बस दोनों से मेरा ये सवाल है कि उसको कैसे अचीव करें। बिल्कुल, सबसे पहले ना मुझे ये लगता है कि आदमी को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि लाइफ मुझे सिखा रही है। हम कई बार ना टोक पे जाके लाइफ को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो काम करता नहीं है। अब जैसे आपने एक बार पूरी अच्छे से तैयारी करके अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तो लाइफ ने एक आईना दिखाया आपको
अब आपने कहा नहीं मैं तो ये नहीं हूँ, फिर आपने पूरी जान लगा दी, फिर लाइफ ने एक आईना दिखाया कि देखो ये हुआ। अब ठीक है, एक बार दो बार आपने इम्प्रूवमेंट भी किया, लेकिन जहां भी आपको पास आउट होने के बाद अगर 2 साल मैक्सिमम 3 साल ये बोलते भी हैं, अगर आपका फाइनल कहीं नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मूव करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो फिर आप जॉब के साथ करो तैयारी, अगर इतना पैशन है, और इतना नहीं है तो फिर घर बैठ के सिर्फ 3 साल के बाद तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। हो जाएगा तो वो हो सकता है हजारों में किसी एक करोगे, बट क्या उतना बड़ा रिस्क आप लोगे? तो फिर तो आप लॉटरी भी खरीद के लगा सकते हो। अब लाखों में एक वाली बात अगर करनी है तो फिर तो लॉटरी भी निकल सकती है। बट एक जो सेंसिबल बात होती है वो ये होती है कि अगर आपने 2 मैक्सिमम 3 साल दे दिए, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने में क्या होता है कि बहुत सारा जो यूथ है उसके दिमाग में कीड़ा ये बन गया है सोशल मीडिया देख देख के, इतने का पैकेज, इतने का पैकेज, ये तो इन्फ्लुएंसर बन के लाखों कमा रहा है, इतने फॉलोअर्स हैं। तो वो जो थिंक बिग वाली बात है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी को स्टार्ट नहीं करने देते। अब आज भले ही आपको 25,000 मिल रहे हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है। हमारे कितने एलुमनी हैं कॉलेजेस के, बहुत पहले तो इतना प्लेसमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे। सब जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस खोले उन्होंने कहीं से शुरू किया है, उसके बिना नहीं हो सकता। आपको कुछ चैलेंज झेलना पड़ेगा। बस यही है कि आदमी जब 20-25,000 की नौकरी देखता है तो बड़ा छोटा महसूस होता है। तो लाइफ तो यही बता रही है ना कि भी छोटे हो आप, तो वहां से शुरू कर लो जहां पे हो। वहां से शुरू नहीं करोगे तो फिर कोई एंड नहीं। तो दोनों जैसे हमारे दोनों एलुमनाई हैं, हमने यही सुना कि एक सेल्फ एक्सेप्टेंस को पहचानना कैसे कि अब आपको खुद को आगे बढ़ाना। तो जैसा बॉस ने भी बोला कि जिंदगी आपको बता रही है ना कि आप ये कर रहे थे, ये नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हाँ इसमें आप खुद के लिए ईमानदार थे अगर, तब के लिए वैलिड है कि आप मेहनत कर रहे थे। ये नहीं कि आप दिल्ली आए, घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, क्यों बस। हाँ बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। प्रिपरेशन करी है, आपने फर्स्ट पुट किया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है मेरे को तो करना तो कर लिया, रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो बस रेजिलियंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए मेंटली, वरना फिर तभी लाइफ थोड़ा ईजी रहती है। तो तभी वो पॉइंट वैलिड है बॉस का कि आपको लाइफ सिखा रही है। वैसा नहीं कि यार चलो, अब मतलब आपको पता होगा कि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। बस एक और सवाल है, ये तैयारी तो एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमेशा ना जो मुक्ति मिलती है, वो मुक्ति मिलती है इन्वॉल्वमेंट से। आप अगर पूरी तरीके से 100% किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए तो वो चीज मिल गई तब भी आप उससे मुक्त हो गए, नहीं मिली तो भी मुक्त हो पाओगे। जहां आपने खुद को बचा लिया, अब चाहे वो प्रिपरेशन में आप बचाओ या रिश्तों में आप बचाओ, जहां 100% इन्वॉल्व नहीं हुए, आपने खुद को बचा लिया, तो वहां ना मुक्त नहीं हो पाओगे। आपके मन में कसक रह जाएगी यार, अगर नहीं मिला ना तो आपको लगेगा यार काश ये हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये हो जाता। तो मुक्ति अगर चाहिए तो 100% इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। करेक्ट है, ये बात बॉस ने बहुत सही उठाई है और बहुत सही तरीके से भी समझाई है कि रिलेशनशिप वाला मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मतलब एक आपको ये क्लिक कर गया होगा। तो बस एक और सवाल है कि हम बात करते हैं तैयारी की, सिविल्स की तैयारी कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर लो, गेट की तैयारी कर लो। लेकिन बस एक अगर हम बात करें कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास जो बच्चा आता है गाँव से या कहीं से भी आता है, वो एक सपना लेके आता है, तो कहीं ना कहीं बॉस ये जो उसका सपना है सिविल्स की तैयारी, जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे आसपास चारों तरफ, जैसे बस हमारे जो बच्चे आगे होने वाले हैं उनका इकोसिस्टम मुझे नहीं लगता तैयारी का होगा बॉस। एम आई राइट बॉस? मतलब मैक्सिमम चांस होगा कि नहीं होगा। तो वो जो एक इकोसिस्टम है, तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं सोच रहे कि ये इकोसिस्टम आसपास जो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, इस इको, मैं ये नहीं कह रहा गलत से तैयारी करना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कई बार बच्चा उस इकोसिस्टम के चक्कर में ट्रैप में फंसता है और जब बच्चा नहीं करता तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बच्चे जो नए बच्चे सिविल्स के लिए हों या फिर सिविल्स में तो काफ़ी ज़्यादा है, हमारा बच्चा सिविल्स की तैयारी कर रहा है, ओह सो रिश्ते से अच्छा सिविल्स की तैयारी कर रहा है, भले कुछ नहीं निकला हो। तो ये जो इकोसिस्टम के ट्रैप से जो नए बच्चे हैं वो कैसे बचे, वो कैसे खुद को कन्विंस करें, क्योंकि उनके आसपास के दोस्तों का भी वही इकोसिस्टम होता है। तो उसमें वो सब क्या करें? देखो इकोसिस्टम कहाँ ज़्यादा ये वर्क करता है, इस बात को समझो। जहां भी इनसिक्योरिटी होगी समाज में, जहां भी समाज में दबाया जाएगा किसी को, वहां पावर की इच्छा जागृत होगी आदमी के अंदर। आप बिहार स्टेट को देख लो, जहां लोगों को हक नहीं मिल रहा है, दबाया जा रहा है, लोगों को ये भी विश्वास नहीं है कि जो कानून है
उनके साथ कभी गलत होगा तो वो लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समाज में ना पावर की इच्छा जागृत होती है। गुजरात में आप देखोगे ऐसा नहीं है कि इतना गवर्नमेंट जॉब के पीछे, हमारे भी जो क्राउड आता है, मैं क्लास में हाल उठवाता हूँ तो उसमें 50% यूपी बिहार के लड़के होते हैं। उसका रीजन है समाज जैसा है वैसी इच्छा जागृत करता है। अब आपके पेरेंट्स की या आपके रिश्तेदारों की, आपकी भी, तो आप जब, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ट्रैप कर फंसा दिया, आप क्या है, आप बहुत पावर के पीछे जा रहे हो, तो वो हो सकता है आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाओ, नहीं तो आप सिविल सर्विसेज के लिए चले जाओ, वो भी नहीं होगा तो कुछ और ऑल्टरनेटिव तलाश होगे, बट जो आपको वो पावर दे सकता होगा आप उसके पीछे जाओगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि देखो समाज में जब तक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तो ये वो है कि चोला बदलता रहेगा, जो आत्मा है वो वही रहेगी कि आदमी जा रहा है पावर के पीछे, वो ए के पीछे जाए, बी के पीछे जाए, सी के पीछे जाए, डजेंट मैटर। तो लॉन्ग टर्म परिवर्तन तभी होगा जब, जैसे अगर आप खासकर दिल्ली के लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एमएनसी में काम करके भी खुश हैं, उनको इतना पावर का चाहत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में घूम रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि यार मेरी ये जमीन है, किसी ने कब्जा कर लिया तो मेरे पास पावर नहीं है, मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा, कानून एक ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे समाज में इतना ज्यादा भागदौड़ नहीं होती, जिनको करना है वो करते हैं, नहीं करना नहीं करते। करेक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आया बहुत से। और बस एक और सवाल है कि हम सभी कॉलेज से निकले हुए कई साल हो गए, बट जो कॉलेज के प्रति अभी हमारा एक तरह से कहना चाहिए कि स्नेह है, अटैचमेंट है, वो हमारे कॉलेज में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के किसी भी कॉलेज में नहीं, बट एक हमारे कॉलेज का एक अलग ही फैक्टर है बॉस। तो वो एक अभी हमारे कॉलेज में जो आपके समय था हमारे समय, बस आगे इसमें और क्या एडिशन कर सकते हैं जिससे हमारा कॉलेज जो अल्मा मैटर है उसमें और इम्प्रूवमेंट आने वाले बच्चों में हो सके, जिससे कि एक जो कहते हैं ना कि नेटवर्किंग, जैसे बहुत सारी बात भी हो रही थी कि जितने ग्रुप्स बने हैं, जो मीट होता है, वो नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आज मैं बॉस से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ लगता है कि यार हरियाणा गुड़गांव में कुछ बॉस, तो डेफिनेटली मैं बॉस को कॉल करूँगा, बॉस एनी टाइम रिप्लाई करते हैं। तो ये जो बॉस, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं बॉस? मुझे लगता है हमारे जो रिसेंट पास आउट है, पहले इनकी राय इसके बारे में जाननी चाहिए। जो रिसेंट मैं अपने कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कोई डिक्लाइन ही आ रहा है। जैसे मैं जानता हूँ कि पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं सब साथ उठना बैठना हो रहा है, खासकर सोशल मीडिया। अगर जैसे कि जब मैं था तो उसके फोन का इतना वो नहीं था, फोन बहुत चला रहे हैं या फिर हम वैसा कर रहे हैं। क्या होता था, हम रात के 4-4 बजे 5 बजे रूम में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सुबह उठे बाहर घूम रहे हैं, साथ खेल कूद रहे हैं, मतलब कुछ नहीं होता था। मेरे को याद है जब मैं हॉस्टल में था तो हम चाय पी के मैस से बाहर आके, मतलब मैं H1 में था मैं, तो सड़क पे आके बैठ जाते थे हॉस्टल के बाहर वाले, घंटों वहां बैठे बातें करते थे। तो बॉन्डिंग आपकी वहीं से डेवलप होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से मिलकर बहुत नेटवर्किंग कर लोगे, आपको प्रॉपर मतलब बॉन्डिंग करनी है, अच्छे से रहना है। तो कॉलेज के जो वैल्यूज हैं वहीं से डेवलप होती रहती है। जैसे आज भी मैं देखता हूँ कि जैसे कि मैं काफी टाइम जॉबलेस था मैं, तो मेरे काफी दोस्त थे जॉब में, तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया मेरे को। मतलब लेट्स से अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कभी वैसा नहीं हुआ कि नहीं शुभम तू इस पे कर ले, वैसा कर ले, नहीं। वो मतलब वैल्यूज इनबिल्ट है, बहुत इनग्रेन्ड है पहले से। तो वो बेसिक कल्चर ही होता है कॉलेज का। मतलब अपने कॉलेज कल्चर ही वैसा था हमेशा से, हमें सपोर्टिव है, जैसे जूनियर सीनियर कर रहे हैं, सीनियर जूनियर कर रहे हैं, बैचमेट आपस में कर रहे हैं, हमेशा सब एक दूसरे खड़े हुए हैं। तो वो इनहेंस ही हो रहा है वो। करेक्ट है। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बस जैसे हम जनरली अभी मिले तो जब भी मीट होती है, बिगर मीट हर जगह होती है, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, या फिर आप कोलकाता, या फिर कहीं आप दिल्ली। तो उस मीट में मैंने देखा है कि जनरली जब हम मिलते हैं बहुत सारे सीनियर 1997 के, 1996 के, तो होता क्या है जनरली उस मीट में, ये मैं जूनियर्स के लिए सजेशन कह सकते हैं और बहुत से भी जानेंगे और क्या होता है कि हम जब मिलें तो मिलते ही हम ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ नाम पूछ लिए, हेलो सर मैं इस बैच का पास आउट ऑफिसर। तो इससे आपने एक दूसरे को जाना। अब जानते हो कि सभी की लाइफ इतनी व्यस्त है कि आप बहुत कम मिल पाओ, एटलीस्ट इंटरेक्ट नंबर्स, किसी भी रीजन से आप इंटरेक्ट, उनसे कनेक्ट रहिए, आप किसी भी तरह से कनेक्ट रहिए, वो आपका सोल मोटो है कि आप कैसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो इससे होगा ये कि आपने एटलीस्ट, देखिए कॉलेज के हैं तो जहाँ एक कंपनी का सीएम, बस मैं अभी बेंगलोर मीट का बताऊँ, एक कंपनी है कि उनके सीएमडी मीट में है। सीएमडी तो बहुत सब जानते हैं कि किसी भी मतलब बहुत बड़ी पोजीशन है, आप उस सीएमडी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि अपने कॉलेज का ही एक कल्चर है कि आपको इतना इजीली इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति से आप मिल पा रहे हैं। तो आज जैसे हम बॉस से मिल पा रहे हैं बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं अगर हम कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, अब आप मिल लिए तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ।
तो इस चीज़ को भी थोड़े हमें ध्यान देना है कि हमें कनेक्शंस रखने हैं तो कैसे आप रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। कि लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन आजकल इतना बेस्ट टूल है, ना आप किसी का नंबर चाहिए ना आपको किसी का कुछ चाहिए, यू जस्ट आप लिंक्डइन में उनसे कनेक्ट हो जाइए, आप कनेक्ट भी हैं, कुछ होगा आप जस्ट लिखिए 9 दे विल ऑलवेज रीच यू। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे रहना चाहते हैं। बहुत एक सवाल और है कि आप जैसे हम सभी जानते हैं, मैं एक बार फिर भी इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मतलब बॉस अध्यात्म कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी कहनी चाहिए, या कुछ भी चीज़ ऐसे कहनी चाहिए। और अभी बॉस एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, बहुत से बात भी हो रही थी, पढ़ रहे हैं। बॉस को पढ़ने का बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि हम जानते भी थे, और बॉस शायरी भी करते थे, लिखते भी थे, तो वो तो बताइए, तो उसको सुनेंगे भी बॉस की एक शायरी। तो बॉस एक आपसे मुझे यही जानना है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है, सबको पता है बहुत बड़ा रोल है, बट बॉस ये कहने में एक लाइन में निकल गया, बट इसको रियलाइज जब व्यक्ति करता है तो वही समझ पाता है। और बस वो आपने काफ़ी अच्छे से क्लास में कई बार उदाहरण के थ्रू समझाया भी, तो बस वो हमें एक कोई एग्जाम्पल थ्रू हमारे एलुमनाइज को और आपके स्टूडेंट्स को अगर वो मिल जाए कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारे तैयारी में, जीवन के किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो प्लीज बस। देखो, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सोल जो है वो अपनी एक जर्नी कर रही है, उसमें ये जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम में एक पड़ाव है। एक जैसे आपके लिए एक दिन है ये, फिर अगला दिन आएगा। और ऐसे समझो जैसे कि मान लो आप सोने जाते हो, तो सोने जाने में डर नहीं लगता ना आपको, बल्कि सब खो जाएगा जो भी है, क्योंकि आप हो सकता बहुत गरीब आदमी बन जाओ सपने में, या हो सकता है मारने के लिए आपको पीछे पे आगे। बट सोने में डर नहीं लगता, क्योंकि आप जिस अवस्था से सोने की तरफ जा रहे हो वो अवस्था ने बहुत सारा सोना उठना देख रखा है। बट हमें मरने में डर लगता है, क्योंकि यहां से जब पीछे जाएंगे तो इस कॉन्शियसनेस ने मरना जीना बहुत सारा नहीं देख रखा है। बट जब हम बात कर रहे हैं सोल लेवल की, तो वो बेसिकली वो अवेयरनेस है आपकी, क्योंकि सोते समय भी आप ही हो, जगते समय भी आप ही हो, तो डिफरेंस इज ओनली ऑफ द अवेयरनेस। तो वो जो अवेयरनेस है उसने बहुत सारा जीना मरना देख रखा है। तो इसलिए जब मैं सोल की बात कर रहा हूं तो उसके लिए एक जीवन हमारा जो जिसे हम जीवन कह रहे हैं वो एक पड़ाव है छोटा। अब ये जो पड़ाव है इसमें हम एक रास्ता लेके आते हैं, और उस रास्ते में जितना 100% आप अपना इन्वॉल्वमेंट दोगे, जितना आपको सीखना है, जितना अच्छे से सीखोगे, तो जो आपकी आत्मिक सपोर्ट होता है, बहुत कोर का सपोर्ट होता है जीवन में, वो भी आपको मिलेगा। आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में 100% जान लगा के तैयारी करना सिर्फ कंपटीशन क्रैक नहीं करवाता, आपको कहीं ना कहीं ये भी समझा देता है जीवन में कि यार ऐसा भी होता है कि फेलियर होता है, ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होता है लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि तो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो लाइफ में ना आपको दूसरों की कद्र करना भी सिखा देता है, क्योंकि आप अगर अपना भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, दिमाग में बहुत कुछ सोच के, तो शायद आप सामने वाले को उतना रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे, किसी नॉर्मल से आदमी के जीवन को। लेकिन जहां आपको 2-4 सेटबैक लगे जीवन में, तो आपको ये समझ में आएगा यार कि हर किसी ने अपने लेवल पे बहुत हार्डशिप झेली होती हैं, और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी जर्नी का सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए। बट वो तभी आएगा जब आप इन्वॉल्व होके अपनी प्रिपरेशन को करोगे, या इन जनरल लाइफ को भी जब हम इन्वॉल्व होके जीते हैं ना, तो ही हम उतना करीब पहुंच पाते हैं कि हम दूसरे की जर्नी को भी रिस्पेक्ट कर पाए कि यार ठीक है, मैं हो सकता CEO बन गया, ये हो सकता है बेसिक एक एम्प्लॉय है अभी, या बहुत ज्यादा करियर में राइज नहीं कर पाया, लेकिन हो सकता है इसने जो मानसिक संघर्ष झेला है वो हो सकता है इसकी अपने पिता से ना बनती हो, और उसके साथ ही अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कराने में इसका पूरा जद्दोजहद जिंदगी की निकल गई। मेरे साथ शायद ये सब अच्छा था, तो मैं अपनी एनर्जी करियर में लगा पाया। ये सारी चीजें आप जितना ज्यादा लाइफ को करीब से जियोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आती है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म कुछ ऐसा नहीं है कि आप जंगल चले जाओ सब छोड़ के। बेसिकली यू रियलाइज द वे द लाइफ ऑपरेट्स, और दूसरे को भी समझ पाते हो, उनको भी समझ पाते हो। तो यहाँ पे अध्यात्म आपके ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में कैसे हेल्प करता है वो हम समझ पाए अभी बॉस के एक्सप्लेनेशन से। बस एक सवाल है, मतलब बहुत लोग इस सवाल को अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। वही बॉस ने बीच में नाम दिया था कि सक्सेसफुल, वह सक्सेस क्या है? मतलब अगर हम सफल व्यक्ति या सफलता, तो एक सफल व्यक्ति
मैं एक सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा है उसकी नज़र में वो है जिसने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया है बहुत अच्छे रैंक से। हमारी आपकी नज़र में सफल व्यक्ति कुछ और हो सकता है बस। तो बस मतलब इवन इसका आंसर बस मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, मैं भी उन्हीं दर्शकों की तरह आपसे ये पूछ रहा हूँ बस कि व्हाट इज सक्सेस। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी अध्यात्म से भी आप जुड़े हुए हैं, मतलब पढ़ते भी रहते हैं, तो बस आपके डेफिनेशन से हिसाब से क्या है सक्सेस? बस देखो, जो सक्सेस हमारा जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने की बात है, वो एक तरीके से ऐसी सक्सेस है जिससे कि कहीं ना कहीं शायद आप उससे मुक्त हो जाते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे को मैं कहीं जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर ये हो जाता है तो नेक्स्ट जो पड़ाव आता है वो ये आता है कि अब आप अपने अंदर खुद को कैसे देख रहे हो। तो सपोज कि आपका सिविल सर्विसेज में हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया, अब दुनिया में तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपको कहेंगे यार यू आर सक्सेसफुल, अच्छा रहा, या मान लो किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, तो ठीक है वो हिस्सा सॉर्ट हो गया, तो मतलब एक चीज आपकी फिर भी आसान हो गई। बट क्या होता है कि उसके बाद अब आप खुद को कैसे देख पा रहे हो। कई लोग सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाके भी बहुत फ्रस्ट्रेट हैं इस बात से कि यार सामाजिक तौर पे तो ये बहुत अच्छी जगह में आ गया हूँ, लेकिन मुझे जो यहाँ जीना पड़ रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि वो भी जरूरी है जो आउटवर्ड है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप उसकी चेस में लग जाते हो, या तो आप उससे मुक्त हो जाओ, इतना आप हो इस लेवल पे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है तो उससे मुक्त होना, जैसे कि जो सोसाइटी में आपकी छवि है, इमेज है, उससे मुक्त होने के बाद फिर जर्नी शुरू होती है कि यार अब मैं अपने जीवन में क्या ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जब रात में सोने जाता हूँ तो मैं थोड़ा पीसफुल हूँ कि ठीक है मुझे जो करना चाहिए मैं उस डायरेक्शन में ही आगे जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म चीज है जिसको आप पल पल में अचीव करते जाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बहुत सारे पड़ाव हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जनरली किसी उपलब्धि को सक्सेस कह देते हैं, तो बेसिकली वो एक अचीवमेंट है, हम उसे सक्सेस ना कहें, क्योंकि सक्सेस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। क्योंकि अगर हम उसको इतने कहते हैं ना, बस जब आप किसी भी चीज़ को बहुत फ्रिक्वेंटली देखने लग जाते हो, आपको लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो फिर आप उसका ब्रॉडर मीनिंग कई बार आप समझ नहीं पाते, वो मिस हो जाता है कई बार। तो उस बेसिस पे हमने अभी ये चीज़ समझी। बस एक जो सवाल सभी के मन में रहता है कि जनरली बस आपसे भी है, और कि जितने सारे लोग तैयारी करते हैं, तो बस ये एक ऐसा फेज होता है कॉलेज का समय और कॉलेज के बाद, तो बस इसमें अगर मैं ये कहूँ कि रिलेशनशिप को लेके बस आपका क्या व्यू, मतलब ये एक लड़की की तरफ से भी एक सवाल है और लड़के की तरफ से भी एक सवाल है। ये एक ऐसी चीज़ जिसमें आप जब नियंत्रण कर सकते थे, आपने क्या प्रायोरिटी दी उस समय। आप कॉलेज में रहते हैं, जनरली हम सोचते हैं चलो ठीक है यार CSIT वालों का प्लेसमेंट अच्छा हो गया तो उनके पास तैयारी का मूड है तो आएंगे। तो बस तैयारी के समय में ऐसा क्या व्यू होना चाहिए, जैसे कई लड़के मेरे से पर्सनली मुझसे बोले हैं कि आज तक इस बारे में कोई खुल के बात नहीं करता है, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हमें एक डिस्ट्रैक्शन होता है, लड़की है तो लड़के का, लड़के है तो लड़के का। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है, वी आर ह्यूमन। तो वो कहते हैं कि हम इसको कैसे डील करें, हम ऐसा क्या करें। तो जनरली जो सभी कहते हैं मेडिटेट करो और फिर मेहनत करते हैं और धीरे 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 आप लोग। तो बस इसमें आपका क्या व्यू है, मतलब एक तो है वो जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, एक वो है जो अभी जस्ट दे हैव स्टार्टेड और दे आर जस्ट टॉकिंग, और एक वो है जिनको मतलब जो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है। तो बस पहले के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसे डील करें इस सिचुएशन में, तैयारी कर रहे हैं तो। देखो सबसे पहले तो रिलेशन कैसा है, जैसे ऐसा होता है कि जैसे आपका पार्टनर है, अगर वो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ के साथ उसका जुड़ाव रहना है तो आपके वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में ना आपको कहीं ना कहीं वो साथ में मिलेगा। जैसे मान लो सपोज आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो तो आप दिन भर पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे टाइम पढ़ते रहो। तो आपने आधा घंटा बात करी किसी व्यक्ति से और वो आपकी जर्नी का साथी है, तो एक तरीके से ना अपनी जो जर्नी का थोड़ा बोझ है वो हल्का हो जाता है कि आपने शेयर कर लिया किसी से। लेकिन एक तरफ ये है कि अगर रिलेशनशिप भाई ऐसा है कि वो आप पढ़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, या तुम मुझे अभी सिर्फ आधे घंटे में ही बात क्यों मैं करूँ, मेरा सुबह से मन कर रहा है बात करने का,
तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो फेस चल रहा है, सामने वाला उसके साथ शायद एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको नहीं मतलब है। तो ऐसे केस में तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि अगर आपके लिए भाई प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर आप कहोगे कि ठीक है देखो मेरा तो ये रास्ता है और ये हम कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें साझेदारी नहीं दिखा सकते तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आगे चलना। तो मेरे को नहीं लगता कि रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो मन का है। अब आप बाहर किसी से बात नहीं करोगे तो मन के अंदर विचार आता रहेगा तो क्या करोगे। तो बेटर है कि अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी है और वो चल सकती है प्रिपरेशन के दौरान तो ठीक है, उसको चला लो। लेकिन अगर वो बाधा बन रही है तो फिर अलग बात है, फिर आपको आगे सोचना चाहिए। इन द एंड मतलब सबको ग्रो करना है। अगर आप म्यूचुअली ग्रो कर रहे हो तो हमेशा बेनिफिशियल दोनों के लिए, वरना फिर एनर्जी मतलब आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पढ़ने में, आपको पढ़ाई करनी है 5 घंटे, अब आपसे कोई लड़ रहा है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो वो मतलब नहीं है, तो सेंस नहीं है, भले कितने पुराने रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि आपको दोनों ही संभाल पाओगे ना, आपसे पढ़ाई संभलेगी ना रिलेशनशिप संभलेगा। मतलब ऐसा वो जीवन साथी हो, उस टाइम को साथी हो कि मतलब वो भी पुश कर रहा है आगे बढ़ने को और आप भी उसको पुश कर रहे हो आगे बढ़ने को। ये तो हो गया पहला आंसर कि आपका रिलेशनशिप है पहले से, उसमें बहुत ही अच्छा आंसर हमें दोनों एलुमनाई से मिला है। दूसरा है कि जिनका जस्ट स्टार्ट हुआ है, दे जस्ट थिंकिंग कि यार हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है, बट ये उस समय दे आर लाइकिंग ईच अदर, मतलब बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट समय तैयारी भी कर रहे हैं, बट समटाइम्स दे आर वो फ्लो में बह गए कि यार चलो अभी पढ़ना था, पढ़ नहीं पाए, या फिर जितना पढ़ना था अब उतना पढ़ नहीं पाए। और कई बार ये पहला जो केस था रिलेशनशिप वाले में कि जितना आप कर सकते थे उतना आप कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टाइम कुछ देना है। अब वो बॉस ने कहा कि आधे घंटे, तो ये आधा घंटा आपको निर्धारित करना है कि आधा घंटा डेली का 2 से 3 घंटा ना हो जाए, क्योंकि आप गोल भी तो बड़ा अचीव करना चाहते हैं यदि उसमें। तो दूसरे केस में क्या कहना चाहेंगे बॉस, जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उसमें मतलब ये एक उन बच्चों का सवाल है जो फेस कर रहे हैं, तो उसको उनको क्या करना चाहिए, मतलब वो क्या करें क्यों अपने आप को इससे मजबूत रख के अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाए। देखो उन्होंने भी अच्छी बात बोली थी कि म्यूचुअली रिलेशनशिप का मतलब म्यूचुअली ग्रो करने वाली बात है। तो अब अगर आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट ही हुआ है तो आपको आपके लिए टेस्ट आया है रिलेशनशिप में, और ये टेस्ट तो आएगा जैसे आप शादी भी करोगे तो बहुत फेजेस होंगे लाइफ के जीवन, क्योंकि मैंने बताया कि अनकवर हो रहा है, तो आप अनकवर होंगे क्या क्या निकलते जाओगे, सामने वाला क्या क्या निकलता जाएगा, तो उसके बाद भी आप एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हुए एक दूसरे के साथ आगे जाना पसंद कर रहे हो, इसका टेस्ट है। तो पहले ही आ गया, तो पहले आ गया, आपने टेस्ट अगर बिता दिया, आप साथ में चल पाए तो ठीक है, नहीं तो वक्त अपने आप निर्धारित कर लेता है कि किस तरफ जाना है। आपको अपने आप फंसा हुआ महसूस होने लगेगा अगर आपका नहीं चलने वाला तो, और फंसा हुआ महसूस बहुत ज्यादा होने लगेगा तो फिर आप निकलने की जद्दोजहद करोगे। करेक्ट है। तो इसमें हमने ये बात बहुत ध्यान से सुनी कि ये जब आपको कब पता चलेगा कि फंसा हुआ, जब आप तैयारी कर रहे हो, जो आप करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे, आपको लगेगा कि यार आई एम ट्रैप्ड। और वो सब तीसरा सवाल में लड़के लड़कियों के लिए, सभी के लिए, मतलब जो जस्ट मतलब कि डिस्ट्रैक्शन है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो इन चीज़ों को मतलब अगर कहें डील या फिर कहें कि इसके साथ एडजस्ट, या फिर ऐसा कहें कि इग्नोर, कुछ भी कह सकते हैं उनके अपने अपने हिसाब से, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए। मतलब कि जनरली मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से सुनता हूँ कि 22 से 30 साल की उम्र ऐसी है जिसमें आपने किसी भी फील्ड में, बहुत सारे सिविल सर्विसेज, कोई कहता है एंटरप्रेन्योरशिप, कोई कहता है कि बिजनेस, कोई कहता है कि पढ़ाई, या कोई कहता है सेल्फ डेवलपमेंट, जितना आपने मेहनत कर लिया। अभी मैं पिछली बार एक सौम्या मिश्रा मैम है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, शार्क टैंक में भी है, उन्होंने ये कहा कि 22 से 30 साल में आप देख लो आप क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप ज़्यादा डेटिंग में टाइम निकाल रहे हो। तो जो तीसरा ग्रेड है अपना कि वो क्या करे, वो उस केस में अपने आप को कैसे संभाले, उनको क्या करना चाहिए। मतलब वैसा है कि सबकी प्रायोरिटीज सेट है। अगर कोई लाइफ में नहीं है तो जैसे कि टीचर थे हमारे, वो कहते थे सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज अ बेटर सिलेक्शन। तो बेसिकली ऐसा है कि आपका गोल पे एग्जाम निकालना है तो उस टाइम पे मत लाओ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया। आप कोई भी चीज बिल्ड करोगे, आपको अपना बिजनेस बनाना है तो भी बहुत एनर्जी लगेगी स्टार्टिंग में। आपका 20s बहुत क्रूशियल टाइम होता है, अब क्रूशियल टाइम में प्रायोरिटी सेट करनी है, या तो फिर आप ऐसा साथी ढूंढो कि जो ऐसा ना बहुत टाइम डिमांडिंग हो, मतलब आपको सपोर्ट करें। बेसिकली आपको हमेशा इंडियन सपोर्ट चाहिए है, कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप अकेले करना तो बहुत टफ होता है, कोई ना कोई आप पीछे रहता है जो आपकी सहायता करेगा हमेशा। तो वही देखना है, परखना है, लेकिन टाइम वही है, टाइम आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कहाँ करना है, यदि आपकी समझदारी है।
और आपकी कॉन्शियसनेस है ये। तो बस एक जैसा कि अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत अभी अच्छा है, तो शुरू ही किया है बस। तो बस अब जैसे ये आपने जो शुरू ही किया है, तो कई बार व्यक्ति सोचते हैं ये मुझे शुरू करना है, बट वो एक स्टार्ट नहीं ले पाता है। बस आपने तो बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं, उनका एग्जीक्यूट भी किया है, तो ये जो एक रेजिस्टेंस है खुद के अंदर, उसको और जो शुरू करने में है कोई चीज़, तो पहले तो हमें ये बताया आपको एस्ट्रोलॉजी कैसा लग रहा है बस, कि जनरली हम सुनते हैं कि हाथ दिखा दो, जनरली हम इतना सिंपल सा मानते हैं उस चीज़ को। दूसरा, ये नई चीज़ों को जो शुरू करने का एक रेजिस्टेंस है, उसको कैसे हटाए बस? देखो, एक तो जो हमारी जो बहुत सारी साइंसेज है ना, जैसे एक बार देख रहा था कि थोड़े दिन पहले बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो बता रहे थे कि जैसे 9th-10th क्लास में कोई नहीं बोलता कि मुझे बड़े होकर एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो देश का बहुत अच्छा माइंड नहीं जाता है इन चीज़ों में, तो इसलिए उतना डेप्थ में रिसर्च नहीं होती है इसलिए, या उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लोग नहीं होते। जो जाते भी हैं वो शौकिया तौर पे, जैसे मेरी तरह किसी को कभी शौक आ गया, या मतलब करियर चेंज किया किसी ने बाद में, तो इसलिए भी ये है कि ये साइंसेस अभी उतने अच्छे माइंड के द्वारा एक्सप्लोर नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी चीज को स्टार्ट करने वाली बात, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको जो करना होता है ना, उसका पुश इतना ज्यादा आपके अंदर से आता है कि आप रोक नहीं पाओगे उसको। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, तो विल पावर ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद कर सकती है कि शुरू के कुछ कदम आप ले लो। लेकिन अगर आपको अंदर से ड्राइव नहीं आ रही किसी चीज में, तो लंबा आप नहीं चल पाओगे उसमें। जैसे इलॉन मस्क से किसी ने पूछा था, मुझे बड़ा रेलेवेंट जवाब लगा उनका कि आप कैसे मोटिवेशन लाते हो इतना ये करने के लिए। उन्होंने कहा मोटिवेशन क्या होता है, करना है तो करना है, मतलब जो मुझे करना है वो मैं कर देता हूँ। तो मोटिवेशन की जरूरत तो तभी पड़ती है जब आपको नहीं करना है मन, तब आपको करना पड़ रहा है, देन यू नीड मोटिवेशन। अदरवाइज यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन कि यार यही तो करना था। तो इसलिए अगर किसी का कुछ मन है तैयारी करने का या कोई चीज सीखने का, तो वो आप विल पावर का इस्तेमाल शुरू के कुछ कदम, मान लो अगर झिझक आ रही है तो कर सकते हो, बट विल पावर आपको लंबा नहीं चला पाएगी, लंबा आपको इनर ड्राइव नहीं चलाएगी उस क्षेत्र में। करेक्ट है। तो कहते हैं ना कि अगर किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करना है, तो एक जस्ट पुट द स्टेप, एक कदम रखिए, आप शुरुआत तो करिए। तो ये बताया। और बहुत अगर हम, आप सभी जानते हैं कि बहुत आप शायरी को करते हैं, तो एक हमारे मतलब एलुमनाइज हैं, उनको तो पता है, बहुत सारे लोगों को है और नहीं भी है, लेकिन जितने आपके स्टूडेंट हैं, तो बस अगर एक कोई शायरी आपको अभी याद हो और अगर आप बोल सकें यहाँ पे, क्योंकि अब ये मैसेज पूरे एलुमनाई नेटवर्क और बच्चों को तो जाएगा ही, तो बस उसके लिए। तो शायरी अब मेरी कुछ तो है जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसी में से सुना दो कुछ। हाँ, बस बिल्कुल कुछ भी, मतलब ये तो एक तरह से एलुमनाई स्पीच में नए तरीके से ही जाएगा, तो बस बिल्कुल। एक जो मुझे मैंने लिखी थी 2013 के आसपास की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, वही मैं सुना देता हूँ। तुम जा रही हो तुम्हारी मर्जी, तुम जा रही हो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं तुमको फिर मिलूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं तुमको फिर मिलूंगा। कब और कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको फिर मिलूंगा। कभी मौसम की पहली बारिश बनके, कभी मौसम की पहली बारिश बनके भिगो दूंगा तुम्हारे मन को। कभी मौसम की पहली बारिश बनके भिगो दूंगा तुम्हारे मन को। कभी हवा का तेज झोंका बनके, कभी हवा का तेज झोंका बनके बिखरा दूंगा तुम्हारे बालों को। कभी हवा का तेज झोंका बनके बिखरा दूंगा तुम्हारे बालों को। मैं तब भी इतना ही जिद्दी रहूंगा, तुम लाख सवारोगी, मैं फिर बिखरा दूंगा। क्या बात है, मतलब देखा जाए तो एक तरह से मैं तब भी इतना ही जिद्दी रहूंगा, तुम लाख सवारोगी, मैं फिर बिखरा दूंगा। कभी खिल उठूंगा तुम्हारे आंगन में, हूबहू उस फूल की तरह। कभी खिल उठूंगा तुम्हारे आंगन में, हूबहू उस फूल की तरह, जो एक दिन यूं ही बैठे बैठे तुमने मेरी सिगरेट की डिबिया पे बनाया था। कभी खिल उठूंगा तुम्हारे आंगन में, हूबहू उस फूल की तरह, जो एक दिन यूं ही बैठे तुमने मेरी सिगरेट की डिबिया पे बनाया था। कभी उभर आऊंगा तुम्हारे कैनवस पे, कभी उभर आऊंगा तुम्हारे कैनवस पे, एक आकृति के रूप में,
तुम लाख नजरें फेरोगी, तुम लाख नजरें फेरोगी, मैं बिना पल के झपकाए तुमको घूरता रहूंगा, तब तुम क्या करोगे? तुम जा रही हो, तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं तुमको फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पंच लाइन भी यहाँ पे हमको मिल गई है कि हर एलुमनाई मीट में हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये बहुत मार्वलस पोएट्री थी। पहली बात तो ये हम सभी सुन चुके हैं ये, बट आप सभी एलुमनाई के बीच में एक नए फॉर्म में कहना चाहिए मुझे कि ये आएगी और आप सुनेंगे तो इट इज़ अ वेरी मार्वलस। और हम कुछ टैग लाइन इसमें यूज भी कर सकते हैं, बॉस अगर कहे तो। तो पता है, इसको मैंने जब लिखा था Yes, boss. तो मैंने लिखा था सिगरेट की डिबिया पे। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने स्मोकिंग तो छोड़ दी। Yes, yes, तो yes. मैंने इस लाइन को बदल के ये लिख दिया है कि एक दिन यूं ही बैठे बैठे तुमने मेरी हथेली पे बनाया था। ये चेंज हो गया ना, आज मैंने ओरिजिनल सुना है, जो यूट्यूब पे पढ़ा था वो हथेली बनाई पड़ा हुआ है। क्लास में हमने हथेली वाला ही सुना था। तो ये अब बीइंग इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी, तो मतलब अब ये तो सब समझ ही रहे हैं कि मतलब एनआईटी भोपाल से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करी हैं बॉस से। और एक बहुत लास्ट सवाल यही है कि हमारे कॉलेज का एक बहुत अच्छा कल्चर है कि हम लास्ट में जाते हैं तो मतलब कहीं भी वीर बहादुर लौंडे कौन है, एमएससीटी तो बहुत अगर इतने सालों से मतलब आपसे मिलते तो आए, बट एज ए स्टूडेंट भी मिले तो बहुत अगर आज स्लोगन आपकी तरफ हो जाए, वी विल हेल एमएससीटी, वीर बहादुर लड़के कौन? एमएससीटी सबसे आगे लड़के कौन? एमएससीटी। तो आप समझ गए होंगे कि हमें लड़के को यूज करना पड़ रहा है। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिस्कशन विद वरिंदर सिंह बॉस एंड सोहम कुमार बॉस। और आगे भी हम ऐसे ही बहुत सारे एलुमनाई से मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी बहुत अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, और अगर उनके पास समय रहेगा तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे और अपने अल्मा मैटर के लिए हम जितना कुछ करेंगे। और डेफिनेटली हम एक बस ये मैसेज डायरेक्टर तक भी जाएगा अपने कॉलेज के। तो अगर एक मैसेज डायरेक्टर तक जो मतलब आपको लग रहा था, जैसे मैं अभी बता दूँ कि कॉलेज में अभी भी सॉफ्टवेयर्स की वो थी, तो मुझसे पूछा गया था क्या करने दी, मैंने बोला ऐड द सॉफ्टवेयर्स इन द सिस्टम, मतलब सिलेबस में। तो बस अब क्या करना चाहेंगे बस लास्ट में? देखो, मुझे तो लगता है मैं थोड़ा कोर ब्रांचेस के प्रति बोलूँगा कि कोर ब्रांचेस से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी उसके चक्कर में ना सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट दे शुड बी ओपन टू इट, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल खास करके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा बनना चाहिए जिससे कि वो जो कोर ब्रांचेस की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो उसके प्रति बच्चों का थोड़ा रुझान बने। क्योंकि आगे जाके अगर आपको मशीन लर्निंग या एआई भी यूज करना है तो देखो अल्टीमेटली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, मशीनें चलेंगी, इनके साथ ही लिंक होगा। ऐसा नहीं होगा कि चीजें सिर्फ सॉफ्टवेयर हो जाएंगी और ये नहीं बंद हो जाएगा। तो वही सब इंटीग्रेट ही करना है, मतलब एआई वगैरह आ रहा है तो कोर को छोड़ना नहीं है साइड में, क्योंकि नोबेल प्राइज हो गया जो भी हो गया ये तो हर जगह घुस रहा है, बस आप करिकुलम में उसको ले आओ। तो तरह से करिकुलम में सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन जो कि आपको कोर ब्रांचेस के लिए और आपको मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए और एक तरह से लिंक करे। तो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल एंड वंडरफुल डिस्कशन विद अमरिंदर सिंह बॉस एंड सोहम कुमार बॉस। सो थैंक यू सो मच बॉस, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू कृष्णा एंड थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, थैंक यू।